ओके गाइज, वेलकम बैक टू द माउंट साइडर चैनल एंड आई रियली होप कि आप सब लोग एकदम बढ़िया कर रहे होगे। आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बस मैं यही बताना चाहूँगा कि आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है इसके अंदर हम यूट्यूब की कुछ ऐसी डार्केस्ट स्टोरीज एंड वीडियोस के बारे में बात करेंगे जिनके ऊपर जब मैंने खुद रिसर्च करी थी तो दे जस्ट गिव मी चिल्स एंड दिस इज गोइंग टू बी द 5th पार्ट ऑफ द सीरीज एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सोशल मीडिया ट्रेंड्स को फॉलो करते रहना आज के टाइम में स्पेशली यूथ के बीच में एक काफी ज्यादा अजीब सा क्रेज बन चुका है एंड ये ट्रेंड हम कह सकते हैं कि यूट्यूब के स्टार्टिंग एरास के अंदर ही शुरू हो गया था। एंड यूट्यूब पर कुछ टाइम पहले ऐसा ही एक बहुत ही वाहियात सा ट्रेंड वायरल हो गया था जिसके अंदर लोगों के अंदर कंपटीशन चलता था कि कौन सबसे ज्यादा सिगरेट पिएगा एंड अपनी वीडियोस अपलोड करेगा। उनको अपनी वीडियोस तब तक अपलोड करनी होती थी जब तक सिगरेट पी कर उनकी डेथ नहीं हो जाती थी। आपको शायद सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे ट्रेंड के अंदर कौन ही पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन यू आर क्वाइट रॉन्ग हियर। बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करा था इस चीज के अंदर। इसी चैलेंज के अंदर एक 19 साल के टीनेज लड़के ने भी पार्टिसिपेट करा था जिसका नाम था डिलन पॉटनी एंड ये एक हाई स्कूल स्टूडेंट था एंड इस चैलेंज का सबसे यंगेस्ट पर्सन भी था। एंड इतनी यंग एज में कोई ऐसा चैलेंज लेना मेरे को डेफिनेटली ऐसा लगता है कि ये पर्सन शायद किसी मेंटल ट्रॉमा वगैरह से गुजर रहा होगा। डिलन ने जैसे इस चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करा तो ऑब्वियसली उसने अपनी वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर दी थी एंड चीज सिर्फ यहीं पर ही खत्म नहीं हो रही थी। लोग ये भी नोटिस कर रहे थे कि डिलन के जो वीडियो के टाइटल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी हैं, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड से लग रहे थे उनको। फॉर एग्जाम्पल उनकी एक वीडियो का टाइटल था एडिक्टेड डाइंग स्लोअर एंड इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जस्ट वो सिगरेट की जो है एक लॉन्ग ड्रैग ले रहे थे, नथिंग एल्स। मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग अब ये भी सोच रहे होंगे, इवन मैं भी ये सोच रहा था कि शायद जो वहाँ पर मैच्योर ऑडियंस अवेलेबल है वो इन लोगों के कमेंट सेक्शन में जाकर इनको शायद हौसला नहीं दे रहे होंगे ये सब चीज़ें करने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी हम काफ़ी ज़्यादा गलत हैं। कमेंट सेक्शन में लिटरली ऐसे कमेंट्स भरे हुए थे इन वीडियोज़ के, स्पेशली डिलन की वीडियोस के अंदर, जो ऐसी हरकतों को बहुत ही ज्यादा प्रमोट कर रहे थे। कमेंट्स सच एज यू आर लुकिंग गुड, यू आर अ रियली सेक्सी मदरफकर, व्हाट एन अमेजिंग एडिक्टेड लंग, a very hot smoker around us, your face is really cute when you are smoking। ऐसे कमेंट्स देखने के बाद कोई भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होगा ऐसी हरकतें और ज़्यादा करने के लिए। डिलन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। वो लिटरली सभी कमेंट्स के रिप्लाई करता होता था थैंक यू बोलकर एंड उसने लिटरली कुछ वीडियोस के अंदर शर्टलेस आना भी शुरू कर दिया था ताकि वो अपने आप को और एक्सपोज करके और ऐसे कमेंट्स को ग्रैब कर पाए अलॉन्ग साइड डूइंग दैट सिगरेट थिंग ऑल्सो। बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि डिलन ने थोड़े टाइम में अपना खुद का एक ओनली फैंस अकाउंट भी शुरू कर लिया था जिसके अंदर वो अपनी बॉडी और ज़्यादा एक्सपोज करना शुरू कर देता है उन लोगों के कमेंट से मोटिवेट होकर जो कि यूट्यूब पर उसको आ रहे थे। एंड ओनली फैंस अकाउंट ओपन करने के बाद उसने और भी बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोक करना शुरू कर दिया था क्योंकि अब उसको 2 प्लेटफॉर्म्स के लिए वीडियो बनानी पड़ रही थी। डिलन अपनी एज के हिसाब से भले ही छोटा हो, इस कॉम्पिटिशन में भले ही सबसे छोटा हो, लेकिन वो इतना बड़ा तो डेफिनेटली हो चुका था कि उसको सही एंड गलत का फर्क पता चलने लग गया होगा। एंड द क्रेजी थिंग इज कि डिलन को अपनी इन हरकतों के कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल अच्छे से पता था। इवन वो अपनी वीडियोस को सर्च में लाने के लिए या फिर और ज़्यादा एल्गोरिदम प्रमोट करने के लिए हैशटैग कैंसर, हैशटैग लंग कैंसर जैसे जो है हैशटैग्स भी यूज़ किया करता था। एंड बाय चांस अगर कोई कमेंट उसको ऐसा दिख जाता था जिसके अंदर कोई उसको मना कर रहा था ऐसा करने से, तो उसका रिप्लाई देते हुए वो ये लिखता था आई वॉन्ट टू डू इट, कैंसर इज गुड। अनदर मोस्ट क्रेजी थिंग इज कि सिगरेट के पैकेट्स पे या फिर स्मोकिंग पैकेट्स के ऊपर जितने भी वो हॉरिफाइंग इमेजेस गवर्नमेंट जो है अप्लाई करती है ताकि लोगों को वो अवेयर कर सकें कि तुम्हारे साथ में भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, वो सारी इमेजेस, बल्कि अलग अलग ब्रांड्स की अलग अलग इमेजेस जो वो यूज़ करते हैं अपने सिगरेट पैकेट्स के ऊपर, उन सारी इमेजेस को अलग अलग वीडियोस के अंदर पॉइंट आउट करके लिटरली ये बोलता होता था कि देखो कितना अमेजिंग आर्ट है। एंड कभी कभार तो वो बस उस पैकेट को, उस पिक्चर को बस घूरता भी रहता था। डिलन के 2 इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी थे, एक यूट्यूब अकाउंट भी था एंड अब एक ओनली फैंस अकाउंट भी बन चुका था उसका। तो कुल मिलाकर 4 सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलन के हो चुके थे एंड सभी पर वो बेसिकली स्मोकिंग से रिलेटेड स्टफ पोस्ट किया करता था एंड काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी उसको आ रहे थे, ऑलमोस्ट हंड्रेड्स एंड कभी कभार 1000 में भी उसको व्यूज़ आ जाते थे। एंड सारे कमेंट्स ऐसे देखकर बस ऐसा ही फील हो रहा था कि लोग चाहते हैं कि डिलन तब तक ये सब करता रहे जब तक उसकी खुद की डेथ नहीं हो जाती। बाद में जब ये स्टोरी सामने आई एंड कमेंट करने वाले लोगों की थिंकिंग के बारे में जब बाकी पब्लिक ने सोचने लगे तो सबको यही लग रहा था कि ये जितने भी लोग कमेंट करते हैं ऐसी वीडियोस के ऊपर शायद ये अपने फन के लिए दूसरे लोगों को मरते देखना पसंद करते हैं। अब डिलन इतना ज़्यादा जो है क्रेजी हो गया था कि उसने एक और चैनल अपना ओपन करा एंड उस यूट्यूब चैनल के अंदर
वो अब सिगरेट स्टफ नहीं डालता होता था, वो बहुत ही ज़्यादा डार्क प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स वगैरह को फॉलो करता होता था एंड उन टाइप की वीडियोस को शोकेस करके डालता होता था अपने सेकंड यूट्यूब चैनल के ऊपर। उस चैनल पर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा मिनिमम डला हुआ था, लेकिन जो भी कंटेंट डला हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था एंड उनकी फर्स्ट अपलोड उस चैनल की कुछ ऐसी थी, आप खुद देख लीजिए। See what I'm talking about? That is true power and true free will. Basically, we're all trapped on an iron grid. Our cells are literally keeping us trapped on planet Earth. You need to get to the center of the flat Earth before you're dead, or you will expire of your own stupidity. इस पर्टिकुलर वीडियो का टाइटल था ब्लड ओवर इंटेंट, प्रूफ ऑफ लाइफ, क्वासी लुमिनस। एंड इस ट्रेंड से रिलेटेड फर्स्ट लाइव दिसंबर 2021 के अराउंड में करा गया था इनके थ्रू। एक लार्ज रैबिट होल नाम का भी ट्रेंड काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, जो कि डिलन फॉलो करना चाहता था एंड कर भी रहा था। एंड ये पर्टिकुलर ट्रेंड एक कल्ट, एक सैटेनिक कल्ट जिसका नाम था कल्ट ऑफ सैटिन, उन्होंने शुरू करा था। बेसिकली इस कल्ट का ये मानना था कि अर्थ के ऊपर बहुत ही जल्दी एक एपोलिप्टिक जो इवेंट होने वाला है एंड जिसकी वजह से लिटरली पूरी ह्यूमैनिटी वाइप आउट हो जाएगी। इसी वजह से उन्होंने सैटन की बुक ऑफ लाइफ नाम की बुक के अंदर 144,000 यानी कि 1,44,000 लोगों के लिए सीट्स रिजर्व करके रखी हुई थी, जो कि इस एपोलिप्टिक इवेंट को सरवाइव कर पाएंगे अगर उनका नाम इस बुक में लिखा गया होगा। तो इस बुक में अपना नाम लिखने के लिए आपको एक वीडियो अपलोड करनी होती थी एक रिचुअल परफॉर्म करते हुए। बेसिकली उस रिचुअल के अंदर आपको एक पेन एंड पेपर लेकर अपने सारे इंटेंशंस लाइफ से रिलेटेड लिखने होते थे एंड देन अपने ब्लड को उस पेपर से कवर करके उसको मैनिफेस्ट करना होता था। एंड ऐसा करके उस कल्ट की सैटेनिक बुक ऑफ लाइफ के अंदर आपका नाम भी दर्ज हो जाता था। इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए सबसे पहले जो वीडियो डाली थी वो क्वासी लुमिनस नाम के एक चैनल और ने डाली थी। एंड डिलन के यूट्यूब के सेकंड चैनल की फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने क्वासी लुमिनस नाम का रेफरेंस भी देखा था। एंड ये बात तो श्योर है कि डिलन क्वासी लुमिनस की वीडियोस को देख देख कर ही ऐसे इंस्पायर हो रहा था ये सब रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए। क्वासी लुमिनस के चैनल के बारे में आपको हल्का सा बताऊं तो ये तो बहुत ही ज्यादा डार्क था, इवन डार्कर देन द डिलन सेकंड चैनल। लाइक ये अपनी खुद की वीडियोस के अंदर ये सारे रिचुअल्स वगैरह तो परफॉर्म करता ही रहता था, लेकिन खुद को भी हर्ट करने में इसको काफी ज्यादा मजा आता था। किसी वीडियो के अंदर ये अपनी विंगर्स को स्टैप कर रहा होता था। अगर आप इनकी वीडियोस की बैकग्राउंड में देखोगे, वॉल्स को देखोगे तो उसके अंदर पंचेस की वजह से वॉल्स के अंदर काफी ज्यादा क्रैकिंग्स हो रखी हैं। एंड लिटरली क्वासी लुमिनस की कोई भी वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता था कि ये पर्सन अपनी लाइफ के सबसे ज्यादा मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा होगा, या फिर मेंटली स्टेबल शायद बिल्कुल है भी नहीं। एनीवेज डिलन की इस डार्क साइड को साइड में रखकर एक बार हम उस ट्रेंड के ऊपर वापस आते हैं जिससे रिलेटेड ये वाला टॉपिक हमारा शुरू हुआ था। डिलन अपने मेन चैनल पर एक दिन एक काफी ज्यादा नॉर्मल सी वीडियो अपलोड करता है जिसके अंदर वो अपने डैड के साथ मिलकर गाड़ी में बैठकर अपनी स्कूल की तरफ में जा रहा था। एंड ये एक बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सी अच्छी सी वीडियो देखने में लग रही थी कंपेयर टू ऑल द वीडियोस जो कि उसने अपने चैनल पर डाली हुई है। लेकिन यहाँ पर भी हम काफी ज्यादा गलत हो जाते हैं क्योंकि ऐसा एग्जैक्टली था नहीं। वो अभी जो भी करने वाला था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। वो अपनी वीडियो के अंदर ही अपने डैड से पूछता है कि क्या वो आफ्टर स्कूल अपने नाना के घर में जा सकता है। एंड उसके बाद क्या हुआ, एक बार ये क्लिप आप देख लो थोड़ा ध्यान से। Are we going to Nana's place after? We're supposed to? You want to go there for a visit? डिलन इस वीडियो के अंदर जैसे ही अपनी सिगरेट फिनिश करते ही वो अपना कैमरा बंद कर देता है। एंड कैमरा बंद करने के बाद जब उसने ये पोस्ट करी होगी सोशल मीडिया के ऊपर, तो दिस वाज हिज लास्ट पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। डिलन के आसपास के लोग एंड उसके दोस्त ये बताते होते थे कि डिलन स्कूल के अंदर पहुंचते ही क्लासेस के अंदर बैठा बैठा भी वीडियोस बनाना शुरू कर देता था, लेकिन आज के टाइम में उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। लेकिन द मोस्ट क्रेजी थिंग डिलन कुड हैव एवर डन इन हिज लाइफ हैपन्स नाउ। क्लास में ऐसे ही रैंडमली बैठे बैठे डिलन अपने बैग के अंदर से एक छुपाया हुआ चाकू निकालता है, अपनी सीट के ऊपर खड़ा होता है, उसके साइड में जो एक उसकी रैंडम क्लासमेट बैठी हुई थी उस चाकू से उसको वो रैंडमली बस स्टैब कर देता है। ये जो एक्शन लिया डिलन ने इतना ज़्यादा रैंडम था, इतना ज़्यादा फास्ट हुआ कि किसी को कुछ भी समझ आता उससे पहले ही तो जो 17 साल की जेनिफर विंकलर नाम की उसकी वो जो क्लासमेट थी उसको वो स्टैब कर देता है। उस लड़की को तुरंत ऐसा होने के बाद हॉस्पिटल
तो लेकर जाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको नहीं बचा सके। ऐसा करने के बाद डिलन को भी कुछ शायद रियलाइज़ हुआ होगा एंड वो भी स्कूल से भागा, लेकिन ज़्यादा दूर वो भाग नहीं पाया एंड पुलिस ने उसको टाइमली पकड़ लिया था। पुलिस ने पकड़कर ऑब्वियसली उसके ऊपर मर्डर का चार्ज तो लगाना ही था एंड लगाया भी। लेकिन आर यू गेटिंग द सिचुएशन हेयर? लाइक जो पर्सन एकदम नॉर्मल था, अपने डैड के साथ आराम से अपनी गाड़ी में बातें करते हुए आया है, अपना डे प्लान कर रहा था कि मैं स्कूल के बाद नाना के घर जाऊंगा, वो अचानक से ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? उस लड़की का कोई दुश्मन भी नहीं था, वो लड़की अच्छे से जानती भी नहीं थी इसको। इन दोनों के बीच में एज सच कोई प्रॉब्लम भी नहीं चल रही थी। प्रॉब्लम तो छोड़ो, वो दोनों सेम नेबरहुड के अंदर रहते होते थे एंड एक नॉर्मल फ्रेंडशिप भी थी उनके बीच में एंड उन दोनों ने कभी कभार हैंग आउट भी करा हुआ है। देयर इज़ नो फ्रिकिंग वे कि उनके बीच में ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी हो, क्योंकि इवन तो वो दोनों ठीक ठाक दोस्त थे, लेकिन इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन उन दोनों की नहीं होती थी कि कोई दुश्मनी ही पाल ली जाए। डिलन के डैड ने इवन कन्फेस भी करा कि हाँ, मुझे पता था कि मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा मेंटली सफ़र कर रहा है एंड मैं ज़्यादा कुछ उसकी हेल्प कर भी नहीं पाया। उसका ऑब्वियसली ऐसा कोई करने का इंटेंशन नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटल इश्यूज़ उसने शायद जाने अनजाने में ये काम कर दिया। लेकिन वही है ना कि आप इस चीज़ को कुछ भी नाम दे दो, एंगर इश्यूज़ बोल दो, मेंटल इश्यूज़ बोल दो, जो मर्जी बोल दो, अ मर्डर इज़ अ मर्डर एंड इस क्राइम के कॉन्सिक्वेंसेस तो इस फैमिली को झेलने पड़ने ही वाले थे। ऐसा करने के बाद ब्लड ओवर इंटेंट नाम का जो ग्रुप था, जिसके अंदर काफ़ी सारे वो टाइप के रिचुअल्स की वीडियोस डाली हुई थी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, सेटन बुक ऑफ लाइफ वाली, उन वीडियोस के अंदर डिलन की ये स्टोरी जब पब्लिकली बाहर आ गई थी तो लोग लिटरली जाकर कमेंट कर रहे थे, उसको प्रेज कर रहे थे अपने इस एक्ट के लिए। एंड अगर किसी को ऐसा ट्रीटमेंट मिलने लगेगा ऐसी हॉरिफाइंग चीज़ें करने के बाद भी, तो वो अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाने में कैसे खुद की मदद करने लगेगा। She was bright, smart, creative. She was just Jenny. I'm gonna miss her, and अब जिस YouTube चैनल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा उसका नाम था केटन स्पिंडर, जो कि 2014 में शुरू किया गया था एंड ये एक रियल पर्सन के नाम पर ही रखा गया था। लेकिन इस चैनल को 2017 के अंदर में रिमूव कर दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पर इस चैनल के कंटेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा ऐसे मैसिव चेंजेस आ गए थे जो कि YouTube के ऑलमोस्ट सभी गाइडलाइंस को वायलेट करने लग गए थे। 2017 में केटन स्पिंडर नाम का ये पर्सन अपने ऊपर मेल टू फीमेल सर्जरी अपने ऊपर करवाता है। बेसिकली ही ट्रांसफॉर्म्स हिमसेल्फ इन अ फीमेल। बट इनकी वीडियोस के अंदर वो ऐसी सर्जरीज को बहुत ज़्यादा प्रमोट सा करती थी, ऐसा यूट्यूब को लगने लगा एंड काफ़ी ज़्यादा रो रहती थी इनकी वीडियोस, जिसकी वजह से शायद यूट्यूब ने इनका चैनल रिमूव कर दिया। लेकिन फिर बाद में केटन्स ने अपना एक नया चैनल बनाया, इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी फिर से अपने फॉलोअर्स वगैरह को गेन करने के लिए, बट इवेंचुअली शी डिड एंड एज अ ट्रांसजेंडर उसने अपने कंटेंट को वापस से बनाना शुरू करा एंड ऐसी फील्ड में होने की वजह से उसको बूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलना शुरू हो गया था। एक साल के अंदर ही अलग अलग टाइप का कंटेंट डालने के बाद वो थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स पर पहुंच गई थी एंड लाखों व्यूज़ ऑलमोस्ट उसकी हर वीडियो के ऊपर आ रहे थे। एंड इस ट्रैजेक्टरी एंड कंटेंट चेंज को फॉलो करते हुए डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट्स भी आ रहे थे, लोग उनको प्रेज कर रहे थे एंड उनका नाम तो ऑब्वियसली बन ही रहा था। लेकिन यहाँ पर भी उनके कंटेंट में थोड़े से वो इश्यूज थे जो शायद यूट्यूब को पहले पसंद नहीं आए थे, इन विच शी इज़ नॉट डिस्कसिंग अबाउट हर सर्जरीज बट लाइक मोर प्रमोटिंग इट, ताकि दूसरे लोग भी खुद को ट्रांसजेंडर बनाने में काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरेस्ट दिखाने लगे। एनीवेज, लेकिन अभी तक यूट्यूब को कुछ वापस से पता नहीं चला था उनके नए चैनल के बारे में एंड शी वॉज काइंड ऑफ सेफ एंड वो वीडियोस वगैरह अपनी बना रही थी एंड अपनी स्टोरी बताते हुए ट्रांसफॉर्मेशन की, वो अपने स्ट्रगल्स वगैरह के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बात करती होती थी, जिसकी वजह से ऑडियंस के साथ में उनका जो है वन-ऑन-वन इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा होने लग गया था। स्पेशली जब वो अपने स्ट्रगल वाले एंगल्स डालती होती थी अपनी वीडियो के अंदर, तो लोग काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते थे ये देखकर कि एक ट्रांसजेंडर वुमन कितना ज़्यादा पॉजिटिव कंटेंट बना सकती है एंड अपने कंटेंट के थ्रू उन लोगों को जो कि ऑलरेडी सोच रहे हैं ये चीज़ करवाने के लिए, उनको कैसे मोटिवेट कर सकती हैं टू गो अहेड एंड डू इट फर्दर। बेसिकली केटन स्पिंडर उन लोगों के लिए जो कि इस डर से ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करवा रहे हैं कि बाद में सोसाइटी उनको क्या बोलेगी,
वो सारे थॉट्स उनके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कर देती थी अपने वीडियोस के थ्रू, और एटलीस्ट ऐसा उनके व्यूअर्स को लगता होता था। लेकिन सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था, उनके चैनल पर अच्छे रिव्यूज़ आ रहे थे, उनको स्टेबल अर्निंग भी आ रही थी। लेकिन फिर भी जब 2018 की शुरुआत हुई तो धीरे धीरे उनके चैनल की अपलोड्स काफ़ी ज़्यादा कम होती गई एंड इवेंचुअली उनकी अपलोड्स काफ़ी बंद ही हो गई। हम अक्सर सुनते रहते हैं कि किसी ट्रैजिक इंसिडेंट की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा लो ग्रोथ की वजह से लोग अपने यूट्यूब चैनल को छोड़ देते हैं, लेकिन केडेंस के केस में तो ऐसा था ही नहीं। एनीवेज अपने यूट्यूब चैनल पर चलो मान लिया अपलोड नहीं भी कर रही थी, लेकिन अपने बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वो अभी भी थोड़ा थोड़ा एक्टिव थी एंड कहीं ना कहीं अपलोड करती रहती थी कुछ ना कुछ। केटन से किसी ने पूछा कि आप अपने YouTube चैनल पर इतना ज़्यादा रेगुलर अपलोड क्यों नहीं कर रहे हो जितना पहले करते थे, एंड उन्होंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा जो है डीमोटिवेट हो गई हैं YouTube के लिए वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो YouTube पर वीडियोस बनाने के लिए दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है एंड जो रिजल्ट्स उनको स्टार्टिंग में मिलते होते थे वो अब वैसे नहीं मिल रहे हैं। उनका चैनल जो है बहुत ज़्यादा लो ग्रोथ पर चला गया था, जिसकी वजह से उनकी अर्ज टू क्रिएट वीडियोस फॉर YouTube, मोटिवेशन लेवल एंड इवन YouTube को एज अ स्टेबल सोर्स ऑफ गुड इनकम भी वो अब नहीं देख पा रही थी बिकॉज ऑफ द लो इंटरेस्ट एंड काफ़ी ज़्यादा नीश कैटेगरी जिसके अंदर शी वॉज प्लेइंग। केडेंस अपने मिड 20s के अंदर में थी एंड वो एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम को स्टिल फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस टाइम के आसपास में वो मार्कस नाम के एक पर्सन को ऑलरेडी डेट कर भी रही थी, जिसकी मदर यानी कि मार्कस की मदर एक डे केयर फैसिलिटी के अंदर काम किया करती होती थी एंड वो ये जो सर्विस है अपने घर के अंदर से ही प्रोवाइड करती थी। केडेंस को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है एंड एक अच्छा काम भी लगता है, तो वो सोचती हैं कि क्यों ना इस चीज़ को और ज़्यादा एक्सपैंड करा जाए। मार्कस की मदर ने बेसिकली केडेंस को ये परमिशन दे दी थी कि वो ऐसा कर सकते हैं एंड अपना खुद का डे केयर ओपन करके वहाँ पर वो एज जॉब भी करके कमा सकते हैं। वो इस डे केयर फैसिलिटी के अंदर बेसिकली बच्चों की जो है काफ़ी ज़्यादा देखभाल करते होते थे एंड मार्कस की मदर से ये ऑफर मिलने के बाद उन्होंने झट से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि बच्चों को संभालना उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा पसंद था। केडेंस को जब ये वाली अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी मिल गई थी तो उन्होंने अपने सारे यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह को पीछे छोड़ दिया था एंड वो बस इसी वेंचर के अंदर अपना ध्यान दे रही थी। केडेंस के स्टार्टिंग का टाइम तो अच्छा सा ही जा रहा था, शी वॉज लाइक अर्निंग प्रिटी गुड ऑलरेडी एंड उसकी जो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी थी वो भी धीरे धीरे खत्म होने लग गई थी। लेकिन आग में घी डालने के लिए केडेंस के साथ में उनका बैड लक जो है फिर से उनके साथ में आ जाता है। केडेंस के डे केयर को जब थोड़ा टाइम ही हुआ था ओपन हुए को, तो उसके जस्ट बाद ही डिवीजन ऑफ चाइल्ड एंड फैमिली सर्विसेज एक इन्वेस्टिगेशन जो है लॉन्च कर देती है इनके पर्टिकुलर डे केयर के ऊपर एंड गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स तो आज तक भी बाहर नहीं आई हैं। कुछ विटनेसेस के अकॉर्डिंग एंड कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अकॉर्डिंग केडेंस उन बच्चों को जो उनके डे केयर में मौजूद होते थे उनको सेक्सुअली अब्यूज किया करती थी। केडेंस एंड उनके डे केयर के ऊपर जब ये सारे इल्ज़ाम लग रहे थे तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने उनसे अच्छे से पूछताछ करी, उनके ऊपर अच्छे से जो है इन्वेस्टिगेशन चली, लेकिन कुछ भी एज सच प्रूफ नहीं पाया गया है जो भी विटनेसेस क्लेम कर रहे थे उसके थ्रू एंड एक बार के लिए तो केडेंस बच जाती है एंड उन्हें छोड़ दिया जाता है। बट द गुड थिंग इज कि चाइल्ड एंड फैमिली सर्विसेज डिवीजन ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन करी थी वो पब्लिकली बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं करी थी, यही उम्मीद में कि अगर वो गलत है तो जो ट्रस्ट केडेंस एंड उनके डे केयर ने बनाया है सोसाइटी के बीच में वो कहीं ब्रेक ना हो जाए। ऐसा करने के बाद केडेंस की लाइफ वापस थोड़ी बहुत ट्रैक पर आ गई थी, लेकिन बैड लक कहो या फिर डेस्टिनी फॉर डूइंग बैड, दिसंबर 2, 2019 को FBI को एक सीक्रेट एनोनिमस टिप मिलती है, वो भी केडेंस पिंडर एंड उनके डे केयर से रिगार्डिंग, जिसके अंदर FBI को ये नोटिस गया कि उनके डे केयर के अंदर हीनियस एक्टिविटीज करी जा रही हैं वहाँ मौजूद बच्चों के साथ में। FBI ने एक बार तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन FBI के पहले अलर्ट के बाद उनको फिर से दूसरा अलर्ट मिलता है, वो भी डायरेक्ट गूगल से एंड इन दोनों अलर्ट्स के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन था वो ऑलमोस्ट था 1 वीक एंड सेकेंड अलर्ट जब FBI को मिला केडेंस के लिए तो उन्होंने मैटर को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू कर दिया था। जिस अकाउंट से उनको ये सब टिप्स वगैरह मिल रही थी सबसे पहले तो FBI ने उसको जांचा एंड उनको पता चला कि इस अकाउंट से बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस एक्टिविटीज अकर हो रही हैं। एनीवेज ये सारी टिप्स मिलने के बाद FBI ने एक बार अपना सारा ध्यान केडेंस के ऊपर एंड उनके बॉयफ्रेंड के ऊपर कर दिया था एंड उन्होंने एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन भी लॉन्च करी। FBI को जो टिप मिली थी वो बेसिकली ये थी कि मार्कस एंड केडेंस एक ऐसा अकाउंट शेयर करके यूज कर रहे हैं जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस कंटेंट अपलोड किया जा रहा है। इसी वजह से FBI जो है उनके डेस्टिनेशन पर जाकर नॉक करना शुरू कर देती है एंड जब उन्होंने पूछताछ करी वापस से तो
उन दोनों ने तो यही बोलना शुरू किया कि हम दोनों साल में 1-2 बार भी अपना अकाउंट ढंग से विजिट नहीं करते हैं। आज के टाइम में हमें बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता है अपनी जॉब से। एंड अगर ऐसा कुछ हुआ भी है, कुछ एक्टिविटी आपको हमारे अकाउंट से रिलेटेड मिली भी है या फिर कुछ पोस्टिंग मिली भी है, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंटल है। इसमें हम दोनों का कोई भी रोल पक्का नहीं है। FBI ऑफिसर्स को जब ये सारी बातें वो बोल रहे थे तो उन्होंने बस यही बोला कि हम तुम्हारी बात मान लेंगे, हमें बस अपना फ़ोन एक बार अच्छे से चेक करने दो। लेकिन ये चीज़ सुनते ही वो दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा गए एंड उन लोगों को बोलने लगे कि हम आपको अपना फ़ोन नहीं दे सकते, आप बस यहाँ से चले जाओ, आपके पास कोई ऐसा सच वारंट भी नहीं है जिससे कि आप ये एक्टिविटी हमसे करवा सको। ये सब चीज़ें सुनने के बाद डेफिनेटली पुलिस एंड FBI के लिए एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग था कि ये दोनों कुछ ना कुछ मिलकर तो छुपा रहे हैं। पुलिस के पास उस दिन तो अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनका फ़ोन चेक करने का वारंट नहीं था, इसलिए उन्हें वापस जाना पड़ता है। एंड वापस जाने के बाद पुलिस ऑफिसर्स एक बार ये सोच रहे थे कि शायद वो भी यहाँ पर गलत हो सकते हैं एंड जो टिप्स उन्हें मिली हैं शायद वो भी गलत हो सकती हैं। एंड ऐसा होने के थोड़े दिन बाद ही उनको वापस गूगल के थ्रू एक ऐसी टिप मिलती है जिसके अंदर इस बार मेंशन भी किया हुआ था कि कुछ ऐसी सस्पिशियस फोटोज़ अवेलेबल हैं इनके फ़ोन में जिनको एक बार श्योरली चेक कर लेना चाहिए। तो इस बार पुलिस बिल्कुल भी वेट नहीं करती है एंड ऑन अ वारंट बेसिस वापस इन लोगों को विजिट करने जाती है। एंड उनका शक एकदम सही था। वहाँ पर पहुँचने के बाद जब उन्होंने गूगल फ़ोटोज़ वगैरह को चेक करना शुरू करा तो उन्हें बहुत ही सारी ऐसी फ़ोटोज़ मिली विच वॉज लाइक वेरी टेरिफाइंग। वो उन बच्चों को बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अब्यूज़, मोलेस्ट एंड इवन कुछ फ़ोटोज़ में थोड़ा बहुत टॉर्चर करते हुए की पिक्चर संभाल कर रखे हुए थे। एंड वो ये सारी हरकतें अपने डे केयर पे आए ऑलमोस्ट हर बच्चे के साथ में किया करते थे एंड वीडियोस एंड फोटोज़ के जरिए में उनका एक ऐसा रिकॉर्ड भी बना देते थे। केडेंस का झूठ जब सामने आ गया था तो वो बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस बनाने लग गई थी कि वो बस एक बार ऐसे सर्व कर रही थी एक रैंडम वेबसाइट को जहाँ पर उसने क्लिक करा एंड ऐसी फ़ोटोज़ शायद डाउनलोड हो गई होंगी, या फिर मैंने ही ड्रिंक कर जो है ऐसी कुछ रैंडम फ़ोटोज़ डाउनलोड कर ली होंगी गूगल से। ये इन बच्चों की फ़ोटोज़ नहीं है, इन फ़ोटोज़ का इनसे हमारे डे केयर से कोई लेना देना नहीं है। बट दैट वॉज ऑब्वियसली नॉट ट्रू। केडेंस का फ़ोन जब FBI ने चेक करा तो वहाँ पर तो स्टोरी और भी ज़्यादा हॉरिफाइंग थी। उसने तो कुछ फ़ोटोज़ को एंड कुछ वीडियोज़ को जो उन्होंने रिकॉर्ड करी थी उन बच्चों की, उनको अपना फेवरेट की तरह मार्क किया हुआ था। एंड जब मार्कस से पूछा कि तुमने ऐसे मार्क क्यों किया हुआ इन फ़ोटोज़ को, तो वो कहता है कि ये मेरी फेवरेट्स हैं एंड मैं सबसे ज़्यादा जो है इन्हीं फ़ोटोज़ को देखकर खुश होता हूँ। उनके डे केयर में इवन 3 से 4 साल के बच्चे भी आते होते थे एंड उन छोटे छोटे बच्चों को भी इवन इन लोगों ने अपनी ऐसी मोलेस्टेशन एंड सेक्सुअल अब्यूज़ वाली चीज़ों से दूर नहीं रखा। केडेंस के फ़ोन में तो ऑलमोस्ट 125 से भी ज़्यादा अलग अलग बच्चों की फ़ोटोज़ पाई गई जिसके अंदर वो न जाने क्या क्या ही कर रही है सबके साथ में एंड सबके साथ में ऑलमोस्ट वो अलग अलग हरकतें ही कर रही है। एंड मार्कस के फ़ोन में ऑलमोस्ट 15 पाई गई जिसमें से करीब 7 से 8 उसने अपनी फेवरेट्स के अंदर रखी हुई थी। इन दोनों के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइनर के चार्जेस ही लगाए गए एंड आज के टाइम में भी ये दोनों जेल के अंदर अपनी सज़ा काट रहे हैं एंड न जाने कितने टाइम तक इनको जेल के अंदर ही रखा जाएगा। एक ऐसी लेडी जो इंटरनेट के ऊपर अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करती थी लोगों के बीच में, एक ऐसी लेडी जो अपने पार्टनर की मदर को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है कि उसे यही जॉब करनी है, उसे ये जॉब करने में अच्छा लगता है। एक ऐसी लेडी जो कि थोड़ी बहुत भटकी हुई थी अपनी लाइफ से लेकिन मेंटली काफ़ी ज़्यादा अक्ल थी उसके अंदर, वो एक ऐसा काम करना शुरू कर देगी, वो इतने ज़्यादा डार्क कॉर्नर के अंदर चली जाएगी। लाइक दिस स्टोरी जस्ट शोज़ कि जो पर्सन आपके चेहरे के ऊपर है ना, वो पीठ पीछे कैसा होगा उसका अंदाज़ा आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। एनीवेज दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, आप लोगों को ये स्टोरीज़ पसंद आई है, कुछ अलग लगा है इस वीडियो के अंदर, तो ऑब्वियसली प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड अगर आप फ्यूचर के अंदर भी ऐसी ही हॉरिफाइंग वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो बस आप माउंट साइडर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।